कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए ठीक है दोस्तों। आज हम लोग के साथ बिहार एसएससी का सेट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म का न्यूज़ जो सेट आया है वो सेट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 5 लोग को बहुत ही पसंद आएगा, ठीक है दोस्तों। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2009 से 2010 को। याद है 2009 से 2010। और किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो याद रखिए 243 अनुच्छेद के तहत आता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? यानी पंचशील समझौता जो है किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा भारत और चीन के बीच। याद है भारत और चीन के बीच हुआ था। और कब हुआ था? याद रखिएगा 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को। याद रखिए 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि बिहार में कुल कितने जिले? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो याद रखिए बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। कितने हैं? 38 जिले हैं। अगर पूछा है कि 38वां जिला कौन है तो याद रखिए अरवल है। कौन है? अरवल। आपसे पूछा है कि बिहार में कुल कितने पुलिस जिले हैं? तो याद रखिएगा 40 पुलिस जिले। कितने हैं? 40। तो 2 और कौन को? नवगछिया और बगहा जो है इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। और सबसे पूछा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राज्य है, सबसे अधिक जिले हैं? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में कितना है? 75। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो याद रखिएगा 9 प्रमंडल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा राल्फ फिच। याद रखिए राल्फ फिच जो है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री था, याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज सबसे पहले कौन आया था? तो हॉकिंस। याद रखिएगा हॉकिंस सबसे पहले आया था। और कब आया था? तो भी याद रखिए 1609 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या? उसका बेस पूछा जाए उसका आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित। अगर यही पूछता दूसरा पूछता तो महाल नोबिस मॉडल पे आधारित होता, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक? याद रखिएगा 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक लागू की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपड़ा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। याद रखिए फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल कब से कब तक? याद है 1351 से 1388 था। याद है 1351 से 1388 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है, निम्नलिखित घटनाओं के काल अनुक्रमान व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर अगर पहला लिखा हुआ अमृतसर घटना, क्या लिखा? अमृतसर घटना की बात करते हैं 1919 में हुआ था। उसके बाद हम चौरा चौरी कांड की बात करते हैं 1922 में हुआ था। मोपला विद्रोह की बात करते तो 1921 में हुआ था। चंपारण आपका 1917। तो देखिए सबसे पहले कौन हुआ था? तो सी सबसे पहले होगा। सी जो सबसे पहले किस ऑप्शन में सी पहले थे कि यहाँ पर हो यहाँ पर है। सी के बाद हो जाएगा आपका, सी के बाद ए आएगा। तो सी के बाद ए यहाँ पर भी है। तो यानी 19 आएगा। 19 के बाद कौन आएगा आपका? डी आएगा। यानी सी ए डी हो, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? कब विभाजित हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दिगंबर और श्वेतांबर में क्या होता है? जैन धर्म विभक्त हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? ये आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कुषाणों का। किसका शासक था? तो कुषाणों का शासक था, याद रखिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, याद है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम हुआ था, आपको बताने हैं कब हुआ था, यहाँ पर किस क्रम में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। तो इस तरह से देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 पे आता है निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कान्हेरी का। याद रहे कान्हेरी का मिलता है। ठीक है, और ये कहाँ गुफा है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में का मुंबई शहर का एक पर्यटक स्थल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुख राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था, कितना वसूल यानी टैक्स लिया जाता था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिए 1/10 भाग, याद रखिएगा 1/10 भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है कि मराठों एवं अहमद साहब अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत का तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? उस पर कौन पेशवा था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, बालाजी बाजीराव। याद रखिए बालाजी बाजीराव। इससे मराठों की हार होता है। कब युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। याद है 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? श्रीशैलम बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में। याद रखिए कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उधम सिंह। अब जब उधम सिंह की बात थी कहाँ के थे? तो याद रखिए पंजाब के सुनाम नामक गांव के थे। ठीक है, और ये माइकल ओडायर की हत्या कब की थी? भी याद रखिए 1940 में लंदन में जाकर। कहाँ जाकर? तो लंदन में जाकर हत्या किए थे। ठीक है, आखिर हत्या क्यों की थी? तो माइकल ओडायर ने क्या था? अंधाधुंध फायरिंग किया था, गोली चलाया था। ठीक है ना। अमृतसर, आप लोग नाम सुने अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना, ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। डेट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित किया, यानी सबसे ज़्यादा तालाबों द्वारा वहाँ पर सिंचित किया जाता है, यानी खेती किया जाता है। ठीक है, तो यह इसका राइट आंसर आपका डी, यानी तमिलनाडु में। याद रखिए तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान कर रहे हैं। एक तब अभ्यारण दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हंगुल दे रखा है, तो किस अभ्यारण में? तो याद रखिए दाची गांव में हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा आपका 2, ए का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बाघ की अगर बात करते हैं, बाघ थी तो आपको पता सुंदरवन हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा 3, बी का 3। तो ए का 2 और बी का 3, तो ए का 2 बी का 3 दो ऑप्शन देख रखा। ठीक है, उसके बाद भारतीय लाइन की अगर हम बात करते हैं तो गिर 1 हो जाएगा, गिर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखें रानी सोरस, तो बच गया जो कौन हो जाएगा उसका? काजीरंगा, यानी डी का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो देखा है तो 18 का कौन सा ऑप्शन जा रहा है? तो यहाँ पर बी पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? यहाँ पर बी पे जा रहा है। अब रहा सवाल कि काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा दाची गांव का, तो काजीरंगा कहाँ आपको याद रखें? ये असम में। ये कहाँ है? ये असम है। दाची गांव की अगर बात करते थे जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और सुंदरवन तो आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में है, और गिर 1 कहाँ है? तो ये गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर जो है ये अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये उत्तराखंड में। कहाँ थी? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? कौन सी भारत की देन है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शून्यकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए शून्यकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? न्याय शब्द का प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब रहा सवाल की एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रस्तावना को अब तक कितने बार संशोधन किया? तो मात्र एक बार। याद रखिएगा, मात्र एक बार इसको संशोधन किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है वित्त आयोग की संतुष्टि आपको बताने की वित्त आयोग की संतुष्टियाँ क्या थी? यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृति या अस्वीकृति कर दी जाती। ठीक है, अब यहाँ वित्त आयोग की बात आती है तो किस अनुच्छेद के तहत? तो याद है 280, याद है 280 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद है राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि भारतीय वर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1935 अधिनियम के तहत। याद रखिए 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? इसे कौन भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्वतः राष्ट्रपति नहीं होगा बल्कि राष्ट्रपति तो करेगा किसकी सिफारिश से? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति जो है लोकसभा का 5 वर्ष सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी भंग कर सकता है। स्वयं ने सेल्फ नहीं कर सकता है, वह प्रधानमंत्री की सलाह पे ही काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान देश का सदस्य नहीं है? आसियान देश का सदस्य नहीं है तो यहाँ पर बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो। याद है बांग्लादेश जो है आसियान देश का सदस्य नहीं है। अब राष्ट्र वाला भी यहाँ पाते हैं आसियान देश की बात आती है। इसकी स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 8 अगस्त 1967। याद रखिए 8 अगस्त 1967 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 40। याद रखिए अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि एग मार्क, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आप लोग को करा चुके हैं। ठीक है ना, एग मार्क क्या है? एग मार्क क्या होता है? तो इसके राइट आंसर आपका डी हो जाएगा गुणवत्ता गारंटी का एक क्या है? मोहर है। याद रखिए गुणवत्ता गारंटी का एक क्या है? मोहर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त चाहे वीडियो को लाइक करते चलिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति जो है ये पाई जाती है तो याद रखिए ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक प्रमुख जनजाति है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाए? डी हो जाए, यानी निकोबार द्वीप में पाया जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन एक बनता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन? तो भी याद रखिएगा तो भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और दूसरा बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड हो जाए, उसके बाद आता है गोंड का नंबर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? आपको बताना है भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से। याद रखिए अब यहाँ पर भूमध्य रेखा की बात होता है तो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटता है, ये भूमध्य रेखा हो गया, इसका अक्षांश 0 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि भूमध्य रेखा से कितने देश पास करते हैं? तो भी याद रखिए तो 13 देश पास करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने महादेश इससे पास करते हैं तो 3 महादेश पास करते हैं और 3 महासागर को। 3 महादेश में कौन कौन हो जाता है? दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया और एशिया हो गया। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता? देखिए कौन भाग नहीं लेता ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, यानी जो भी होंगे लोकसभा कौन कौन भाग लेते हैं? राज्य की विधानसभा के देखिए सब निर्वाचित होना चाहिए, निर्वाचित सदस्य, चाहे राज्यसभा का हो,
लोकसभा का हो या राज्यसभा का, तीनों में क्या होना चाहिए, निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, गैर निर्वाचित सदस्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन भाग नहीं लेगा, तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आधारभूत उपभोक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया था, इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उसको मांग निक्षेप कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मांग निक्षेप कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। किसका संदर्भित संबंध जो है संघीय बजट से, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, कटौती प्रस्ताव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितनी हस्तियों को चुना गया है। तो याद रखिए 3 हस्तियों को चुना गया, याद रखिएगा 3 हस्तियों को चुना गया। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है मुद्रा अवमूलन का परिणाम क्या होता है। मुद्रा अवमूलन का परिणाम होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, निर्वात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन जिसको बोलते हैं कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 20, याद रखिए 20। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है तिब्बत के पठार समुद्र तल से औसत इसकी ऊंचाई यानी हाइट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो, यानी 4-5 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली, केवल एक ही राज्य में फैली है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अजंता। याद रखिए अजंता जो एक ही राज्य में फैली है, कहाँ, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है निम्नलिखित देशों की मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं, आपको कौन सा विकल्प यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इटली का यूरो। इटली का यूरो नहीं होता है, इटली का यूरो नहीं है, तो याद रखिएगा इटली का क्या होता है, लीरा होता है। क्या होता है, लीरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो कौन सी मानसून प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। याद है दक्षिण पश्चिम मानसून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कपास की जन्मभूमि किसको माना था, भारत को ही माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कहता है अलमाटी बांध जो है, आपसे पूछा जा रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी पे, अलमाटी बांध जो है किस नदी पे है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये कृष्णा नदी पे। याद रखिए अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पे है और कहाँ तक, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, यह परियोजना कब तैयार हुआ था बनकर, तो याद रखिए 2005 में तैयार हुआ। अगर वही हम बात करते हैं हीराकुंड की, अगर बात करते हैं हीराकुंड बांध किस नदी पे, तो महानदी पे। हनुमान बैरेज किस पे, तो कोसी नदी पे है। ठीक है, त्रिवेणी नहर जो है कहाँ से निकलती है, तो गंडक से निकलती है। भी याद रखिएगा बिहार का शोक किससे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। और कोसी पे एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला कौन सी नदी है, तो कोसी नदी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 कहता है देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, ठीक है, तो सबसे पहले सूर्योदय याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और सबसे लास्ट में कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। कहाँ होता है, गुजरात में सबसे लास्ट में होता है, भी याद रखिएगा।
तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के सूर्योदय का डिस्टेंस कितना होता है? लगभग 2 घंटे का। अगर हम बोलूँ अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सुबह होता है, सूर्य निकलता है, तो गुजरात में कितने बजे निकलेगा? तो 7 बजे, यानी 2 घंटे का डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलेटिक आपको बन गए हैं, तो कौन बने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नीरज चोपड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा लॉस एंजल्स। याद रखिए लॉस एंजल्स, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा रस्किन ब्रॉन्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 49 कहता है 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह संविधान संशोधन विधेयक, बताना किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 128वां संविधान संशोधन, यानी 1949 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा किस देश को हराकर? तो याद रखिए श्रीलंका को हराकर, याद रखिएगा श्रीलंका को हराकर। तो इस तरह से यहाँ पर जीके चला। अब यहाँ से आपको साइंस चलेंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, चलिए आपका पहला ये 51 क्वेश्चन कहता है यहाँ पर निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बताने। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ज़्यादा विक्रियाशील वाला जो तत्व होता है अपने से कम वाले तत्व को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। इसी को बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा तो पहला ही आपको दिख रहा है कि आयरन क्या करेगा? इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और कॉपर की जगह पर खुद आ जाता है। इसका मतलब आपका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ बताना है, कौन सा यहाँ पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीमीटर के ऊपर तापमान होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उष्णकटिबंधन आर्द्र वनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? बताना है कि किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट का एक धातु है, फिर भी इसमें धातु वाली चमक होती है और विद्युत का क्या होता है? ये सुचालक होता है। ये कार्बन के अपरूप है, याद रहे कार्बन के क्या है? अपरूप है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 कहता है क्या स्पंज क्या होता है? आपसे पूछा स्पंज क्या होता है, तो याद रहे इसका राइट आंसर आपका डी हो, एक तरह का क्या जीव होता है, याद रखिएगा जीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है कि एक बीकर में 4 डिग्री पूर्णतः जल से भरा हुआ है, तो जल ऊपर से होकर बहने लगेगा, यदि इससे क्या होगा? 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए तो ये भी सही होगा, 4 डिग्री से नीचे ठंडा ये भी सही। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 4 डिग्री जब जल को 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? बढ़ने लगता है। अगर 4 डिग्री से नीचे भी ठंडा किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? आयतन बढ़ते हैं। जब आयतन बढ़ेंगे तो क्या जल का घनत्व क्या होगा? घटेगा। ठीक है, आपको पता। और जल घन का मैक्सिमम घन कितने डिग्री पे होता है? तो 4 डिग्री पे ही होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो ए और बी दोनों होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कहता है कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या याद कार्बन डाइऑक्साइड का। साथ साथ याद रखिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? तो याद रखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो, इसका फार्मूला होता है N2O होता है, उसके बाद ओजोन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोन CFC, तो ये सब, उसके बाद जलवाष्प, तो ये सब जितने भी हैं ये सब क्या ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन ग्रीन हाउस गैस है या कौन इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखिएगा। चलिए
आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है कशेरुक प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका जिसको स्थूल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से डैश दे रखा का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर डी यानी लीवर यानी यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है कि लैंप की बत्ती से बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, बताना क्यों कि कैसे चढ़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कैपिलरी आप लोग पढ़े होंगे जिसको बोलते हैं केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते क्या होता है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर क्या होता है, चढ़ता है, याद रखिएगा। तो उसी तरह से अगर हम बात करें कि वर्षा के बाद किसान खेत की जुताई कर दें ताकि मिट्टी में बनी केशिका टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके, ठीक है ना। तो इस जो भी हमने बताया सभी कैपिलरी क्रिया का से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि राइबोसोम की संरचना में होती है, राइबोसोम की संरचना में क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। RNA और प्रोटीन्स होते हैं, याद रखिए RNA और क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है कि अक्षमा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधियाँ प्रभावशाली होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। रिफैम्पिसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है, तो कैसा इसका रंग हो जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी इसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं, आपको बताएं इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, कम हो जाता, नहीं कम नहीं होता बल्कि क्या होता है, ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर को उपमा प्रदान की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी यानी तुलसी को, याद है तुलसी को, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उपार्जित लक्षणों की वंशागुणित इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु यानी वायरस पर प्रभावी नहीं होती क्योंकि इनमें से उसके बाद डैश दे रखा का अभाव होता है, तो किसका अभाव यानी किसकी कमी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कोशिका भीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है क्वंथन होता है, क्वंथन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा एक निश्चित तापक्रम पर, याद रखिए एक निश्चित, जैसे वाटर कितने डिग्री पे खोलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसका हो गया बॉइलिंग पॉइंट हो गया इस, ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर पर खोलना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है कि दे रखा सोडियम दे रखा है, नीचे क्या परमाणु संख्या होता है, ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एक बीटा निष्कर्षण के बाद बनने वाला पदार्थ, देखिए एक बीटा जब निष्कर्ष होता है तो क्या होता है, उसके परमाणु संख्या में क्या होता है, एक बढ़ जाता है, तो 11 है तो क्या होगा 12 यानी मैग्नीशियम बनेगा। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या रहता है, वही 22 का 22 ही रहेगा। तो जब परमाणु संख्या एक बढ़ा यानी 12 हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि अगर एक बीटा के जगह पर अगर एक अल्फा को अगर निष्कासित किया जाता है तब क्या होता है, तब क्या होता है, 2 परमाणु संख्या घट जाता और 4 द्रव्यमान संख्या घट जाता, ठीक है। तो याद रखिए अल्फा और बीटा। लेकिन अगर कहा है कि अगर गामा कण को सर्जित होता तो क्या होता, जब गामा कण उत्सर्जन होता है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है ठोसों के बारे में लिखने में से कौन सा कथन गलत है, यानी सॉलिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत दे रखा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे ये द्रव में परिवर्तित हो जाती है, स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है आपका गलत है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, देखिए उत्तल लेंस की बात किया तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या कह रहा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, बताना किस में होता है, अधिकतम किस में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा,
लाल प्रकाश में यानी रेड लाइट में, ठीक है। रेड लाइट का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, याद रखिए 7800 एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर, 10⁻10 मीटर होता है, भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने किसका बताया, रेड का बताया। अगर बात करते हैं बैगनी का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो उसका आधा कर दिया यानी 3900। सीधा ध्यान रखिएगा, रेड का आधा होता है बैगनी का तरंग दैर्घ्य, ये भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है। तो आप लोग को पता है, हम पहले भी बता चुके हैं, T= आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 2π होगा, उसके बाद यहाँ पर L/G हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कृत्रिम उपग्रह के सरल लोलक का आवर्तकाल, तो वहाँ पर क्या होता है, G= क्या होता है, वहाँ पे 0 होगा। जब G नीचे वाला 0 होगा तो 1/0 का मतलब अनडिफाइन यानी इन्फिनिटी मान सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पहला ही आंसर हो जाएगा यानी अनंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नंबर यहाँ पर 72 कहता है कि नीचे दिए चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखना है। ये आपको बताना है कि कौन क्या, जहाँ जहाँ चिन्ह दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए, पहला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले यहाँ पर है वोल्ट मीटर लिखा हुआ है। क्या लिखा, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो आपको देखना है कि जो ऊपर में 1 दिखा रहा है वोल्ट मीटर है, हाँ तो ये बिल्कुल सही है, पहला वोल्ट मीटर है। दूसरा क्या यहाँ पर ये मीटर है, ये भी सही है। तो आपका पहला ही आंसर यहाँ पर राइट हो, यानी आपका पहला ही आंसर क्या होगा, आपका सही होगा, नहीं राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विद्युत धारा से बल्ब का जलना। तो इसका राइट आंसर आपका 73 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगर विद्युत बल्ब की अगर हम बात करें तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है किस चीज़ का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। किस धातु का, तो टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका सिंबल होता है W होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये 3500 डिग्री के आसपास होता है। कितना, 3500 डिग्री के ये आसपास होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है कि सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश दे रखा जगत का भाग होता है। किस जगत का ही भाग होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये प्लांटी जगत का होता है, याद है प्लांटी जगत का होता है। और टेरिडोफाइटा वर्ग के प्लांट में पुष्प और फल क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, मतलब इसमें पुष्प और फल जो है नहीं होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल के तनु पर इतना एम्पियर दे रखा है और धारा कितना, इतना एम्पियर का धारा दे रखा है और 10 मिनट तक चलती यानी बहती है। तो इसमें आपको ऊर्जा खपत बताना। तो देखिए जब भी इस तरह का हम पहले भी डिस्कस कर चुके, जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो सबको मल्टीप्लाई करने हैं, क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। और अगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए होगा तो 100 से डिवाइड करना है। तो देखते हैं, सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो 220, उसके बाद 0.5 हो गया, 10 मिनट है, 10 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए तो 10 गुने फिर यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऑल अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ देखिए डेसिमल से ये हट गया तो ये हो गया 44, 44 गुने हो गया आपका 600। तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 से 2 कितना हो गया 26, और उसके बाद 2 0 यानी 26,400। 26,400 तो ऑप्शन यहाँ पर एक आंसर दिख रहा है, यहाँ पे सी आपको दिख रहा है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 से को डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 5 आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है दोस्त। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। अगर जिन्हीं को किसी को PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।